नमस्कार दोस्तों। चलिए, हम लोग का जो पॉलिटेक्निक का तैयारी हो रहा था मैथमेटिक्स का, तो पॉलिटेक्निक वाला जो त्रिकोणमिति का चैप्टर था ना, वो कंप्लीट हो चुका है और इसके साथ ही साथ हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो पॉलिटेक्निक का जो आपका मैथ आने वाला है, उसमें जो चैप्टर है मैथ का, उसका त्रिकोणमिति चैप्टर एक चैप्टर कंप्लीट है, प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाइए, पहले सारे वीडियो को देखिए। और उसमें नंबरिंग भी लिखा हुआ है। जिस दिन हम स्टार्ट किए थे मैथमेटिक्स का क्लास पॉलिटेक्निक के लिए खास करके, तो उसमें उस पहला क्लास को आपको लिखा हुआ मिलेगा 1, दूसरा क्लास जो है उसमें लिखा हुआ 2 मिलेगा, तीसरा क्लास में 3 मिलेगा, ताकि आपको खोजने में आसानी हो पाए। ठीक है, और आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं वो हम लोग का होगा ऊंचाई और दूरी, यानी हाइट एंड डिस्टेंस। आप अगर सिलेबस को देखें ना पॉलिटेक्निक का, तो ऊंचाई दूरी पूछा जाता है। ठीक है, और हम लोग ऊंचाई दूरी के एकदम बिल्कुल ईजी वे में सॉल्व करेंगे। आप अंतिम तक वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत इंफॉर्मेटिव लगेगा वीडियो। ठीक है, लेकिन सबसे पहले क्या है ना कि उसको शुरू करने से पहले कुछ हम लोग का कंसेप्ट है, पहले हम लोग उस कंसेप्ट को पहले समझना आपको बहुत जरूरी है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो देखिए क्या होता है ना, हाइट एंड डिस्टेंस जो चैप्टर है यानी ऊंचाई और दूरी, उसके लिए आपको पहली बात क्या है ना, ट्राइंगल का जरूरत पड़ेगा। और इसमें हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल बनता है। क्या बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल बनता है, ये आपको पहले से पता होगा। तो इसमें एक समकोण त्रिभुज का बात किया जाता है। क्लियर है? अब देखिए, एक तो समकोण त्रिभुज इसमें होगा। ठीक है, चलिए मान लेते हैं ये 90 डिग्री है, इसका नाम दे दिए A, इसका नाम दे दिए B, इसका नाम C। ठीक है, इसमें क्या होता है, 2 एंगल आएगा। एक तो आता है उन्नयन कोण का नाम से, एक आता है अवनमन कोण। ठीक है, तो जब कभी भी हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट को देखेंगे, मान लिया जाए आप इस पॉइंट से इसको देख रहे हैं तो ऊपर की ओर देख रहे हैं। जब कभी भी आप ऊपर की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर का मतलब क्या, आप गर्दन को अपने उठा के इस तरह ऊपर देखेंगे, तो उस टाइप से जो एंगल बनेगा आपकी आंखों के द्वारा, यानी ऊपर की ओर देखने से, वो एंगल इस जगह बनेगा। और ये एक सीधा जो लाइन होगा ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्षैतिज। तो ये क्षैतिज के साथ, क्षैतिज यहाँ पर बी और सी का काम कर रहा, तो क्षैतिज रेखा किसको बोलेंगे, बी और सी को। तो बी और सी के साथ यहाँ से जो एंगल इस पॉइंट तक बन रहा है, इस एंगल को, ठीक है, तो इस एंगल को हम लोग नाम दे सकते हैं थीटा, या इसका नाम क्या होता है, थीटा होता है, या बोल सकते हैं एंगल बी सी ए, एक ही बात है। तो एंगल बी सी ए, बस बीच वाला आपको देखना है। इस सी का बात कर रहे हैं, इस एंगल को हम लोग क्या नाम दिए, थीटा। ये जो थीटा एंगल है ना, इसका एक नाम होता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उसको उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? उन्नयन कोण। ठीक है, उन्नयन कोण, आपको ये क्लियर होना चाहिए। ठीक है, उसको किस कोण के नाम से हम लोग जानते हैं? उन्नयन कोण के नाम से जानते हैं, जब नीचे से आप ऊपर की ओर देखेंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, एक दूसरा एंगल बनाते हैं। जब हम लोग ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे, मान लिया जाए ये हुआ A, ये है B, ये है C, ये हमेशा समकोण बनना चाहिए, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगा, समकोण त्रिभुज पे ये काम करता है। ठीक है, जब हम लोग ऊपर से मतलब A से पॉइंट C की ओर देखेंगे, तो बताइए ऊपर से किधर देख रहे हैं, नीचे। जब हम लोग नीचे की ओर देखेंगे तो हम लोग का नजर क्या होगा, नीचे की ओर झुक जाएगा। ठीक है, तो जब नीचे की ओर देखेंगे तो यहाँ से भी हम लोग एक क्षैतिज लाइन लेंगे, तो ये क्षैतिज लाइन पे बनता है ये एंगल। ठीक है, ये क्या ले लिए हम लोग, स्ट्रेट क्षैतिज लाइन ले लिए। तो ये जो आपको क्षैतिज लाइन दिख रहा है ना, इसी लाइन के साथ ये एंगल बनाएगा। ये जो एंगल बनेगा, ये वाला, ये इसी क्षैतिज लाइन के साथ बनाएगा। और ये A है, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम लोग A डैश, क्या मान लेते हैं, A डैश। ठीक है, ये एक A और A डैश एक क्षैतिज लाइन है, इसके साथ ये एंगल बनाया। इस एंगल को हम लोग बोल सकते हैं एंगल A डैश, A और C, इस टाइप से एंगल बना, या इसका नाम हम लोग थीटा दे दिए। ठीक है, ये यहाँ था नीचे, ये ऊपर है, थीटा ही मान लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या है ना, ये जो इस एंगल का नाम है जो ऊपर से नीचे की ओर बन रहा, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे। तो अगर रिप्रेजेंट करना है आपको, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, A डैश, AC या थीटा। इसको बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। इसको किस कोण के नाम से जानते हैं, अवनमन कोण के नाम से हम लोग जानते हैं। जब कभी भी नीचे से ऊपर की ओर एंगल बनेगा, मतलब आप नीचे खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो क्या बनेगा, अवनमन कोण। ठीक है, इस कोण का नाम है। अब देखिए क्या होता है ना इसमें, कि इतना तो होने के बाद आगे जो बनेगा, एक चीज देखना है कि हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो ट्राइंगल ABC में करेंगे, तो ये कोण हमको पता होना चाहिए। तो अब देखिए क्या होता है, रेखी के युग्म, जैसे कि A डैश A और
सी और बी एक समांतर रेखा है। ये दोनों कैसा रेखा होता है? समांतर रेखा होता है। और समांतर रेखा के बीच में जो ये रेखा बना है ना, जिसका ए और सी नाम है, ये क्या होता है समांतर रेखा के बीच में? तो ये कोण और ये कोण कहलाता है एकांतर अनंत कोण। क्या कहलाता है? एकांतर अनंत कोण। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर होता है। इसका मतलब इस एंगल को हम लोग यहाँ पर एंगल दिखा सकते हैं। एकांतर अनंत कोण से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होता है? बराबर होता है। एंगल चूंकि अवनमन का ऊपर बनेगा, लेकिन हम लोग जब सवाल सॉल्व करेंगे तो एंगल हम यहाँ लिख के आपको दिखाएंगे। तो उस समय आपको समझ होना चाहिए कि अच्छा ये एंगल है, तो यहाँ हम लोग बोल सकते हैं या लिख सकते हैं यहाँ, क्योंकि ये दोनों एंगल एकांतर अनंत कोण से क्या होता है? बराबर होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो इस पूरे हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर में ना दो ही कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो अवनमन कोण कहाँ बन रहा और एक उन्नयन कोण कहाँ बन रहा। इतना तो आपको पहले याद होना ही चाहिए। क्लियर है? अब इसमें देखिए, जो आपका बेसिक को स्ट्रॉन्ग करेगा उसको जानना, क्योंकि देखिए कोई भी चीज़ होता है ना, वो बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, बेसिक। तो हम लोग यहाँ पर एक और डायग्राम बनाते हैं, जैसे ये वाला, ये एक ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब इसमें जो एंगल का खेला है ना, एक एंगल आपका फिक्स होता है वो 90 डिग्री। यहाँ पर कौन सा एंगल फिक्स है? 90 डिग्री। यानी यहाँ तो कंफर्म है कि समकोण बनेगा। तो बताइए, अगर इसका नाम ए दे दे, इसका नाम बी, इसका नाम सी, अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, एक कोण तो फिक्स है 90 डिग्री, तो ये जो दो एंगल बचा हुआ है ना, इसका होने का संभावना क्या क्या है? ये दो एंगल का होने का संभावना है या तो 30 डिग्री का होगा, या तो 45 डिग्री का होगा, या तो 60 डिग्री का होगा। ये तीन एंगल के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे समझ लेते हैं एग्जांपल से हम लोग। मान लिया जाए अगर आप इसको 30 डिग्री माने, मान लेते ये एंगल कितना डिग्री है? 30 डिग्री है, और ये तो पहले से 90 है ना। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 90 डिग्री होता है या 180 डिग्री होता है? बताइए, 180 डिग्री होता है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये अगर 90 डिग्री है और ये 30 है, तो ये अपने आप कितना बचेगा? 60 डिग्री। एक तो ये कंडीशन हो सकता है कि एक कोण 30 डिग्री हो और एक कोण 60 डिग्री हो, ये अपने आप 90 होगा। एक दूसरा कंडीशन हो सकता है कि दोनों कोण 45 डिग्री हो। दोनों कोण कितना? 45। मान लेते ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये कोण भी और ये कोण भी, अगर मान लिया जाए ये कोण 45 डिग्री है, तो कन्फर्म है ये कितना बचेगा? 45 ही ना बचेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये 45 और 45 90 और 90 180 हो जाएगा। तो अगर एक कोण 45 है तो दूसरा अपने आप कितना बचेगा? 45 डिग्री बचेगा। आपको ये कंफर्म कर लेना है। इसी तरह अगर कोई भी एक कोण 60 डिग्री है तो दूसरा अपने आप कितना डिग्री बचेगा? 30 डिग्री बचेगा। अगर इस 60 को हम यहाँ लिखते तो 30 डिग्री यहाँ होता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि 30 डिग्री यहाँ है या यहाँ है, बस इन दोनों का जोड़ 90 और ये 90 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, एक ये हुआ, एक ये, और एक हम आपको डायग्राम यहाँ समझाते हैं। जैसे ये हो गया आपका कंसेप्ट, इसको अच्छे से आपको समझ रखना है ना। देखिए ये हो गया, तो जैसे कि मान लिया जाए ए बी सी है, ठीक है, ए बी सी है, ये 90 डिग्री है। अब अगर ये 30 डिग्री था तो ये 60 हुआ। अगर मान लिया जाए ये कोण यहाँ हम अगर 60 डिग्री लिख देना तो ये कितना डिग्री बचेगा? 30 डिग्री बचेगा, क्योंकि त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये हमेशा समकोण यानी 90 डिग्री होगा। ये अगर 60 डिग्री है तो ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री होगा। बात समझ में आ गया? तो अब देखिए इस तरह हम लोग का डिग्री का मेंशन हो चुका है। तो हम लोग इसमें क्या क्या सीखे? एक तो पहले हम लोग सीखे कि नीचे से देखते हैं ऊपर की ओर तो जो कोण बनता है इस कोण का नाम होता है उन्नयन कोण। इसी प्रकार जब ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो ऊपर जो कोण बनेगा उसका नाम होता है अवनमन, ठीक है, कोण। और ऊपर वाला कोण ही नीचे लिख सकते हैं क्योंकि आपस में दोनों बराबर होता है एकांतर अंत कोण के नियम से। क्लियर है यहाँ तक? इसके अलावा जो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे उसमें संभावना क्या है? दो। एक तो 45 डिग्री होगा तो ये 90 डिग्री के अलावा ये 45 है तो दूसरा भी यहाँ का भी क्या होगा? 45 होगा, इस बात का कंफर्म है। ठीक, इसी प्रकार एक अगर 30 है तो दूसरा अपने आप 60 होगा। यहाँ भी अगर 60 है तो 30 यहाँ लिखा जाएगा। इसके अलावा कोई संभावना इसमें नहीं होता है होने का। ठीक है, अब देखिए क्या होता है ना, एक बात को आपको समझना है कि हमेशा इन 90 के अलावा जो दो एंगल बनेगा ना ये हमेशा पूरक बनता है। देखिए पूरक कोण क्या होता है पहले आपको समझना है। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 90 डिग्री हो उसे पूरक कोण के नाम से जानते हैं। क्लियर है? तो बताइए इन दोनों कोणों का योग हमेशा कितना होगा? 90 डिग्री। इसीलिए दोनों कोण हमेशा पूरक कोण कहलाता है। जैसे 30 डिग्री का पूरक कितना हुआ? 60। तो पूरक कोण निकलता कैसे है? अगर एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण जो पूरक होगा वो कितना होगा? 90 से 30 को माइनस करके निकलता है। यानी एक कोण अगर 30 है तो दूसरा
90 माइनस 30 करेंगे तो 60 आ जाएगा। इसी प्रकार एक कोण अगर 45 है तो दूसरा अगर पूरक कोण निकालना हो तो 90 से 45 को माइनस करेंगे तो दूसरा हम लोग का पूरक कोण निकल जाएगा जो 45 ही आने वाला है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए ये तो कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया। अब इसमें आपको ना एक बहुत ही अच्छा चीज याद रखना है। देखिए क्या, रेशियो वैल्यू वो क्या होता है, जैसा कि आपको पता होगा ये जो त्रिभुज है ना ये एक तरह से समद्विबाहु त्रिभुज होगा। क्यों समद्विबाहु समकोण त्रिभुज होगा? क्योंकि ये भी 45 डिग्री ये भी 45 डिग्री और बराबर कोणों के संगत भुजा बराबर होते हैं। यानी 45 डिग्री का सामने का जो भुजा बी और सी है और इस 45 डिग्री का सामने का भुजा जो ए और बी है ये दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। इसीलिए इनका रेशियो जो निकलेगा 1:1 होगा। यानी ए बी अगर 1 है तो बी सी भी क्या होगा 1 होगा। ये हमेशा रेशियो वैल्यू होता है। ये हमेशा क्या होता है अनुपातिक मान मानते हैं हम लोग। तो 45 डिग्री के केस में 45 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होगा उसको हम लोग 1 मान के चलेंगे। 1 ये भी अनुपात में क्या आएगा 1। ठीक है, अब ये वाला जो बचेगा ना इसका अनुपात निकल जाएगा √2। इसका अनुपात क्या निकल जाएगा √2। ठीक है, अब इस हिसाब से इधर वाला कोण को अगर लेके चले तो ये बन गया लंब और ये बन गया आधार, ये बन गया कर्ण। ठीक है, तो 45 डिग्री के केस में हम लोग का लंब 1 अनुपात में होता है और आधार भी 1 अनुपात में होता है, लेकिन कर्ण जो है ना वह √2 के अनुपात में होता है। आपको ये अच्छे से समझना है। ठीक है, जब 45 डिग्री का केस बनेगा तब ये 1 होगा, ये 1, ये √2, ये अनुपातिक मान होता है। इसी तरह अगर आपको पूछा जाए कि ये 30 डिग्री और 60 डिग्री वाला केस है तो बताइए लंब का आधार का कर्ण का अनुपात क्या होगा? तो अगर इस कोण के हिसाब से हम लोग चले तो इसके सामने वाला ए बी लंब कहलाएगा और ये वाला आधार कहलाएगा, ये वाला कर्ण कहलाएगा। तो इस केस में जो 30 डिग्री के सामने वाला भुजा है ना ये भी 1 के अनुपात में कहलाएगा। कितना के अनुपात में? 1। और 60 डिग्री के सामने वाला जो भुजा बी और सी है ना ये हम लोग का √3 के अनुपात में कहलाएगा। ये कितना अनुपात में कहलाएगा? √3 कहलाएगा। तो इस प्रकार ए और सी जो कर्ण है हाइपोटेनियस है, इसका अगर हम लोग वैल्यू जाने तो वो निकलेगा 2। वो कितना निकलेगा? 2। इसी प्रकार ये 60 डिग्री है ना तो 60 और 30 का जब एंगल दिखे, अगर एक कोण 60 है तो दूसरा अपने आप 30 होगा। ठीक है, तो 60 है तो 60 के सामने वाला जो भुजा होगा अनुपात में वो √3 माना जाएगा। क्या मानेंगे हम लोग? √3 मानेंगे। तो ये जो 30 डिग्री बचेगा इसका सामने वाला 1 हो जाएगा। ठीक है, और ये कर्ण वाला 60 डिग्री या 30 डिग्री के केस में 2 होता है। ये अनुपातिक मान आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखिए एक बार हम लोग रिकॉल करते हैं जल्दी जल्दी, इससे सारा मैथ एकदम चुटकी में बनेगा, 1-2 सेकेंड में बनेगा। जब 45 डिग्री हो तो लंब आधार का अनुपात 1:1 होगा, लेकिन जब 30-60 का हो, जब 30-60 का हो, ये 30-60 का, ये भी 30-60 का, ये दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, बस यहाँ 30 है यहाँ 60 है और इसमें यहाँ पर 60 है यहाँ 30 है। जब 30-60 का हो ना तो कर्ण 2 होता है। कर्ण कितना होता है? 2। क्लियर है यहाँ तक? जब 30-60 का हो तो कर्ण 2 होता है। ठीक है, लेकिन 60 के सामने वाला √3 और 30 के सामने वाला भुजा 1। देखिए 30 के सामने वाला ये भुजा है तो भुजा 1 और 60 के सामने वाला भुजा √3। इतना कंसेप्ट आपको याद रखना होगा हमेशा। ठीक है, चलिए तो हम लोग का ये जो बेसिक कंसेप्ट था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। हम लोग आज सीधा सवाल पे आते हैं और आप सवाल एकदम 5 से 6 सेकंड में आप सॉल्व करिएगा। चलिए इसे नोट करके अच्छे से इसको लिख के रखिए। ये जो अनुपातिक मान हम बता रहे हैं ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से यहाँ तक ये जो आपको दिख रहा है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैल्यू आपको देगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा क्या देगा? इंपॉर्टेंट वैल्यू देगा आपको। ठीक है, ये ए था, है ना, क्योंकि ये डिग्री 3 ही आता है इसमें, ये तो 90 बनता है। बाकी ये जो अनुपातिक मान है आपको अच्छे से याद रख लेना है। बाकी उन्नयन वंदन कोण आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप नोट करिए। हम लोग अब सवाल पे चलते हैं। ठीक है, अब सवाल सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। इसमें क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा है दिन के एक निश्चित समय पर एक स्तंभ तथा इसकी परछाई की ऊंचाई का अनुपात 1:√3 है। उस समय सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा? बताइए, उन्नयन कोण का बात बोला है ना, तो यानी कोण नीचे से ऊपर की ओर बनने वाला है, यानी नीचे से देख रहे हैं। ठीक है, नीचे ही बनेगा। चलिए तो इसको समझते हैं। एक स्तंभ बोला है तो इसका ना क्या है कि आपको अगर डायग्राम बन गया ना आपका तो सवाल आपका तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये एक हम लोग बनाते हैं त्रिभुज, ये स्तंभ है ए बी, इसका नाम दे दिए ए और बी। ठीक है, ये स्तंभ है। इस स्तंभ का परछाई ये वाला है बी और सी। स्तंभ का परछाई कितना है? बी और सी परछाई है। इसको मिला देते हैं, ये बन गया उन्नयन कोण। मान लेते हैं ये उन्नयन कोण थीटा है। कितना है? थीटा बनता है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन में ना पूछा क्या है? अनुपात दिया है, पूछा नहीं है क्या? स्तंभ 1 और ये जो परछाई बी सी बन रहा ना ये √3, ये ऊंचाई जो है
ये कितना है 1, यानी अनुपात में है, ठीक है। इसको स्तंभ बोला गया। अब BC क्या है, परछाई है, आपको समझना है। BC परछाई है और बताइए A और B क्या है, ऊंचाई है, ठीक है। तो आपको ये डिग्री का मान पूछा है, तो आप याद करिए 1 है ना अनुपात √3 और यहाँ क्या बचता है 2। तो 1 किसके सामने का कोण बनता है 30 डिग्री का, इसके सामने का कोण √3 बना है, मतलब यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 30 डिग्री है। आपको रेशियो वैल्यू हम बताए ना, एक बार और हम रेशियो वैल्यू यहाँ लिख देते हैं 30 और 60 के केस वाला के लिए। देखिए अगर A है, B है, C है, ठीक है, ये एंगल अगर 30 डिग्री का है तो ये अपने आप 60 डिग्री बचेगा। क्लियर है। 30 डिग्री का सामने वाला हमेशा 1 होता है, रूट नहीं, 60 डिग्री के सामने वाला हमेशा √3 होता है। इसको हम समझाए थे ना अभी तुरंत, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे केवल इसी को देखकर कि ये थीटा मान लेते, इसी का एंगल निकालने बोला, क्योंकि उन्नयन कोण है, उन्नयन कोण यहाँ बनता है और उन्नयन कोण यहाँ बनता है ना। तो ये थीटा का मान है और इसके सामना कितना है, सामने इसका सामने 1 है, यानी सामने 1 होता है तो थीटा कितना होता है 30 डिग्री। तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं जो एंगल है यानी थीटा है कितना डिग्री 30 डिग्री। आंसर हो गया, ठीक है। ये हुआ ट्रिक आपका, ये क्या हो गया ट्रिक। क्लियर है, यहाँ तक समझ में शायद आया होगा आपको। ये ट्रिक बहुत ही आसान ट्रिक है, बस आपको ये रेशियो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन होगा 30 डिग्री। ये आंसर तो हो गया, लेकिन आप बोलेंगे नहीं सर इसको बनाइए आप डिटेल्स में। तो आपको देखिए एक बार एक क्वेश्चन हम डिटेल्स में इसको समझाते हैं। इसमें बताइए आपसे थीटा का मान पूछा है, हम लिखते हैं AB और बटा BC। तो ये लंब है, ये आधार है, तो लंब बटा आधार किसका मान होता है tan थीटा का। तो tan थीटा बराबर हो सकता है AB और बटा BC, क्योंकि AB लंब है और BC आधार है। तो tan थीटा का मान पता ही नहीं है। AB का वैल्यू हम लोग 1 रखेंगे रेशियो में और BC का वैल्यू कितना √3 रखेंगे ना। अब यहाँ दिया हुआ tan थीटा। अब एक बात बताइए 1 बटा √3 tan कितना डिग्री का मान होता है, तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, यानी हम लोग 1 बटा √3 के बदले में tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan कैंसिल हो गया, थीटा माने थे इस एंगल को, तो थीटा का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। आंसर हुआ कि नहीं हुआ। तो आप इस तरह बनाइए, ये बेसिक हो गया। ये जो है ना आप इस तरह इस टाइप से पढ़े होंगे, क्लास 10 में आप इस टाइप से सॉल्व किए होंगे क्वेश्चन को। लेकिन ये जो है ना ये देखते के साथ आप इसी केवल चित्र को देख के आप आंसर बता पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है किसी समय सूर्य का 59-60 डिग्री था, ठीक है। सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री था, 59 का मतलब ये होता है उन्नयन कोण 60 डिग्री। उसी समय एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई लंबी है, इस खंबे की ऊंचाई कितनी है। अब यहाँ समझना है आपको कि ये खंबा की ऊंचाई है, ये उसकी परछाई है, ये सूर्य का उन्नयन कोण है। तो उन्नयन कोण कितना दिया है 60 डिग्री। उन्नयन कोण कितना डिग्री है 60 डिग्री, और बोला खंबे की परछाई 100 मीटर है। मान लेते हैं AB खंबा की ऊंचाई है, B और C इसकी परछाई है जो 100 मीटर में दिया हुआ है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब एक बात बताइए, ये जो 60 डिग्री है इसके सामने का जो भुजा वो A और B है, और 60 डिग्री के सामने का जो होता है वो रेशियो वैल्यू में क्या होता है √3 होता है, ठीक है। अब √3 हुआ और इसका जो भुजा है यहाँ 30 डिग्री बचेगा, तो इसके सामने का भुजा क्या होता है 1 होता है, यानी 1 मीटर का वैल्यू ये दिया हुआ है। हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 का वैल्यू कितना दिया 100 मीटर, ठीक है। क्योंकि ये हम लोग का 30 डिग्री के सामने का भुजा को 1 माना जाता है। जैसे ये 30 डिग्री के सामने का भुजा 1 है, लेकिन हमको दिया कितना 100, तो हम बोल सकते हैं 1 रेशियो था तो वैल्यू 100 था। हमको AB का निकालना है क्योंकि AB इसकी ऊंचाई है और ये कितना है √3, तो आपको √3 का निकालना है। तो √3 का निकालने के लिए इसको गुना कर देंगे √3 से, यानी 100 √3 m यानी मीटर। ये आंसर हो गया। बस सिंपल आपको इस तरह सॉल्व कर लेना है रेशियो वैल्यू के सहारा से। अगर आप बोलेंगे नहीं हम लोग को बेसिक से जानना है, तो बेसिक का फॉर्मूला लगाना है आपको, tan 60 डिग्री बराबर AB बटा BC, बाकी AB का वैल्यू निकल जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग उससे भी एक बार समझ लेते हैं ना। देखिए आपको ये वैल्यू दिया है, ये नहीं दिया हुआ, ये तो हम चित्र में बताएं। तो आपको करना क्या है, लिखना है AB बटा BC बराबर, AB क्या है लंब, BC क्या आधार। क्या होता है लंब बटा आधार tan का, tan 60 डिग्री। AB का मान पता नहीं है, AB निकालना है। BC 100 मीटर दिया हुआ है, ठीक है 100 मीटर। tan 60 डिग्री का मान होता है √3। अब हम लोग AB का मान निकालेंगे तो गुना कर देंगे, AB बराबर 100 से √3 को गुना करेंगे तो क्या आएगा 100 √3 मीटर। आंसर तब भी आया है ना, आंसर तब भी आया और आंसर तब भी आएगा। तो ये जो कंसेप्ट है ना ये आपको तुरंत आंसर निकाल कर देगा, ठीक है। चलिए तो 2 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हुआ। अभी बहुत सारा क्वेश्चन है जो आपको देखते के साथ आप 2 से 3 सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे, तो आप इसे नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। देखिए जैसा कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है,
सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाने पर एक ऊर्ध्वाधर खड़े खंभे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। इस खंभे की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पर त्रिभुज बना लेना है और इसको समझना है कि इसका जो 49 कोण है ना वो 45 से 30 होता है। ठीक है, मतलब क्या है, ये एक हम लोग का सीधा एकदम हो गया खंबा। ठीक है, और इसमें आपका बोला ऊर्ध्वाधर खंबे हैं, तो खंबा मान लेते हैं क्या है आपका ए और बी, ऊर्ध्वाधर मतलब ये 90 डिग्री है। ठीक है, अब यहाँ पर दो एंगल बनता है, तो जितना हम करीब जाएंगे ये खंबा का डिग्री का मान उतना ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक, मान लेते हैं अगर ये वाला 30 है तो जब करीब जाएंगे ना ये 45 हो जाएगा, और इसमें बोला क्या है 45 से 30 हो जाता है, यानी वो इधर से इधर की ओर आ रहा है, तो ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, तो क्वेश्चन आप एक बार और पढ़िए। सूर्य का 45 डिग्री से 30 डिग्री यानी 45 डिग्री से यानी सी पॉइंट से डी पॉइंट तक यानी 30 डिग्री हो जाने पर ऊर्ध्वाधर खंबे मतलब ऊर्ध्वाधर खड़े खंबे की परछाई में 10 मीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर ये यहाँ से यहाँ तक x मीटर है तो इधर जो है ना वो 10 मीटर का वृद्धि हो गया। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 10 मीटर एक्स्ट्रा आया। अब एक बात आपको समझना क्या है ना, ये 10 और ये x यानी अगर पूरा बात करें b और d का तो हो जाएगा 10 प्लस x मीटर। कितना हो जाएगा 10 प्लस x मीटर, क्योंकि यहाँ से यहाँ x माने हम लोग कि b से लेकर c जो है वो x है और c से d 10 मीटर एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ 10 मीटर बढ़ा है, तो टोटल b से लेकर d कितना हो जाएगा 10 प्लस x। क्लियर है। अब यहाँ एक बात आपको समझना है, ये अगर 45 डिग्री है तो बताइए रेशियो वैल्यू क्या बोलता है कि ए बी जितना होगा बी सी भी उतना ही होगा, यानी 1:1। तो यहाँ बी से लेकर सी तक को x माने हैं तो ये भी कितना हो जाएगा x, यानी ऊंचाई कितना हो जाएगा x। ठीक है, मीटर में आएगा, तो ए बी जितना बड़ा होगा बी सी भी उतना ही बड़ा होगा, कब 45 डिग्री के केस में। ठीक, तो यहाँ से यहाँ x माने तो ये पूरा क्या होगा x ही होगा। अब देखिए हमको ए बी पता है x है और b से लेकर d भी पता है 10 प्लस x है, तो आपको निकालना क्या है ऊंचाई यानी x। तो हम लोग त्रिभुज बड़ा वाला में लेंगे यानी a b और d में, तो a b d में अगर हम लोग लेते हैं तो एंगल 30 डिग्री का काम करेगा, तो हम लोग लिखेंगे a b 30 डिग्री के हिसाब से ए बी लंब है और लिखेंगे बी डी क्या है आधार है। अब लंब बटा आधार 10 का होता है तो 10 थीटा और थीटा का काम यहाँ 30 डिग्री करेगा। ठीक है, अब यहाँ ए बी का मान x माना गया है, चूंकि x का वैल्यू ही निकालना है। बी डी कितना है 10 प्लस x है बराबर 10। 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है। ठीक है, क्रॉस में इसको हम लोग गुना कर देते हैं, तो x को √3 से जब गुना करेंगे तो आएगा √3x बराबर 10 प्लस x को 1 से गुना करेंगे तो आएगा 10 प्लस x को इधर ले आएंगे, तो जब x को इधर लाएंगे तो √3x और ये x प्लस में है तो हो जाएगा -x बराबर में कितना बचेगा 10। x को कॉमन लेना है तो √3 -1 आएगा बराबर आया कितना 10, इसको बटे में कर देना है तो x का वैल्यू निकल जाएगा 10 बटा √3 -1। ठीक है, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 10 बटा √3 -1 है नहीं, तो ये जो नीचे में √3 -1 है इसका रेशनलाइज करना है यानी हर का परिमेयीकरण, तो √3 -1 को +1 में लिखना है, साइन बदल देना है और √3 + 1 यहाँ भी होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे कितना आएगा √3 + 1 ये रहेगा 10। ये बन गया a - b होल a + b होल का फॉर्मूला। इन दोनों का फॉर्मूला होता है a² - b²। a का जगह में √3 काम करेगा, b का जगह में 1 काम करेगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा और 1 का स्क्वायर 1 होगा। 3 से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2, और उस 2 से इस 10 को हम लोग काटेंगे, कितना बार में 5 बार में, यानी 5 √3 + 1 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। यही क्या है इस खंबे की ऊंचाई है, यानी ऑप्शन नंबर सी 5 √3 + 1 मीटर। ठीक है, चलिए तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। यहाँ पर कैलकुलेशन आपको कर लेना है खुद से जल्दी से, क्योंकि ये a + b होल a - b होल का फॉर्म में है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। देखिए इसमें लिखा हुआ है किसी समय एक 6 मीटर ऊंचे बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है। ठीक है, 6 मीटर बांस की परछाई 2√3 मीटर लंबी है, तो उस समय सूर्य का 49 कोण कितना होगा। देखिए इसमें क्या करना है आपको, एक तो ये 6 मीटर हम लोग बांस की लंबाई ले लिए जिसका परछाई दिया हुआ है 2√3 मीटर, ये परछाई नीचे होता है। ठीक है, मान लेते ये ए और बी बांस की
हाइट है और ये इसकी परछाई है बी और सी। ये एंगल मान लेते हैं थीटा, आपको एंगल पूछा है। तो देखिए इसमें दिया क्या है, ए बी। तो ए बी जो है वो क्या है, लंब है, और बी सी क्या है, आधार, यानी लंब बटा आधार किसका होता है, टेन का। तो हम लोग लिखेंगे टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार का मतलब हो गया 6/2√3, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व जब इसको करेंगे हम लोग तो टेन थीटा प्लस, देखिए 2 से तो ये कट जाएगा 3 बार में, यानी 3/√3। 3/√3 ऐसा किसी भी डिग्री का वैल्यू नहीं होता है। तो आपको करना क्या है, √3 से रेशनलाइज करना है, यानी ऊपर नीचे गुना, थोड़ा सॉल्व करना होगा इसको। टेन थीटा 3 और √3, 3 और √3, और नीचे आ जाएगा 3√3 इंटू √3 क्या होता है 3, ये कैंसिल हो गया। तो आया कितना, √3। अब बताइए 10 कितना डिग्री का मान √3 आएगा, तो 60 डिग्री का मान √3 होता है 10 में। तो थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। आपका ये उन्नयन कोण का वैल्यू पूछा था, यानी आंसर हम लोग का हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिएगा, एक मीनार की ऊंचाई 100√3 मीटर है। एक मीनार है, उसका हाइट दिया हुआ है। ठीक है, इस मीनार की पाद से 100 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण कितना होगा। सेम क्वेश्चन है 5 नंबर। देखिए क्या है इसमें, ये एक हाइट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये अब मान लेते हैं ए और बी है। इसका हाइट देखिए कितना दिया हुआ है, तो इसका हाइट यानी ऊंचाई दिया हुआ है 100√3 मीटर, और ये पाद बिंदु कहलाता है, इससे जो डिस्टेंस है वो है 100 मीटर। ठीक है, ये सी मान लेते हैं। आपसे पूछा ये उन्नयन कोण, यानी इस एंगल का वैल्यू निकालना है। ठीक है, चलिए तो हम लोग देखते हैं कितना आता है सूर्य का उन्नयन कोण, जो चोटी का है उन्नयन कोण। तो इसमें देखिए लंब, इसको लंब मानते हैं ए बी को, इसको आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब आधार दोनों वैल्यू दिया है। तो ये होता है 10 का। तो 10 थीटा बराबर लिख सकते हैं लंब यानी 100√3 बट्टे में कितना, आधार यानी 100। 1 से 100 कटने के बाद आएगा कितना, √3। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 10 थीटा बराबर बचा √3। बताइए 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है, तो हम लोग बोलेंगे 60 डिग्री का, यानी थीटा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री। तो ये आंसर हो गया 60 डिग्री, यानी उन्नयन कोण जो चोटी से बना रहा है वो 60 डिग्री का है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का भी आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आने लगेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है, एक मीनार की पाद से 30 मीटर दूर पर स्थित बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री, इस बार डिग्री आपको दिया है। ठीक है, और मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो हम लोग एक डायग्राम बना लेते हैं पहले, क्वेश्चन नंबर 6 होगा, है ना। तो ये हम लोग क्वेश्चन नंबर जो 6 बना रहे हैं, देखिए, तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे ना, एक ट्राइंगल बना लेंगे। ये हाइट है, ठीक है, ये क्या हाइट है, मान लेते हैं ए और बी इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और साथ ही साथ बोला है पाद से 30 मीटर की दूरी पर है, ये पाद से ये 30 मीटर की दूरी पे सी है, तो ये 30 मीटर हो गया। ठीक है, बोला मीनार की ऊंचाई याद करना, लेकिन ये जो एंगल बना रहा है ना, जिसको उन्नयन कोण बोलते हैं, वो 30 डिग्री का बना रहा है। आपसे ए बी यानी हाइट क्या है, ए बी है, इसका वैल्यू पूछा है ए बी का। ठीक है, अब देखिए अगर आप देखें तो ए बी लंब है और बी सी क्या आधार, तो ये भी हो जाएगा 10 का, किसका हो जाएगा 10। तो बताइए 10 30 डिग्री, 10 का मान कितना है 30 डिग्री, और ए बी यानी ए बी और बटा क्या आ जाएगा 20 यानी 30। तो 10 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3 बराबर ए बी बटा 30। अब इसको क्रॉस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का मान कितना निकलेगा, 30 को हम लोग 1 से गुना करेंगे, 30 और बटा में √3। अब 30/√3 किसी भी ऑप्शन में नहीं लिखा गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, √3 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे, यानी हर और अंश दोनों तरफ। √3 क्या होगा 3, √3 3। अब 3 से हम लोग इससे 30 को काटेंगे तो आएगा 10। क्या बोले, √3 गुना होने पर 3 आएगा, उस 3 से हम लोग इस 30 को काटेंगे तो कितना आएगा 10, और ये √3 पहले से है, यानी 10√3 मीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 10√3 मीटर किसमें है, डी नंबर में, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर देगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है कि एक पतंग की डोरी 100 मीटर लंबी है। अब बताइए पतंग का डोरी क्या होगा, कर्ण। पतंग का डोरी क्या होता है, तिरछा वाला, ये वाला। ठीक है, जो कर्ण का जगह में आता है वो पतंग की डोरी कहलाता है। डोरी 100 मीटर लंबा, ये तो सबसे पहले 100 मीटर आपको यहाँ लिख देना है। ये मान लेते ए बी, ये 90 डिग्री होगा, ये सी। उसके बाद लिखा हुआ है यह 36 तल से 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये हो गया 36 तल, इसके साथ ये डोरी ए सी क्या है, डोरी है, 60 डिग्री का एंगल बनाया।
ठीक है। इसके बाद लिखा है भूतल से पतंग की ऊंचाई, यानी ए बी आपको निकालना है। क्या निकालना है? ए बी। तो अब एक बात बताइए, आपको दिया क्या है? ए और सी, और निकालना क्या? ए और बी। तो जो निकालना हो उसको लिखना है, यानी ए बी का वैल्यू निकालना है। ए बी ऊंचाई है और दिया किसका वैल्यू है? तो ए सी का, तो आपको ए सी लिखना है। तो अब एक बात समझना है कि ए बी लंब कहलाता है और ए सी कर्ण कहलाता है। तो लंब बटा कर्ण यहाँ लिखा गया है। लंब बटा कर्ण किसका होता है? साइन का, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो साइन थीटा, थीटा का काम कितना कर रहा है? 60 डिग्री। यहाँ 60 हम लोग बैठाएंगे। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर ए बी का मान निकालना है, ए बी छोड़ देंगे। ए सी कितना दिया? 100, तो 100 लिखेंगे। और साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है? √3 बटा में 2। ठीक है, ये 2 से तो ये 100 कट जाएगा, 50 बने, 50 √3 से गुना हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो जाएगा 50 √3 मीटर। ये आपका आंसर आ गया 50 √3 मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है ना, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा, 50 √3 मीटर। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इसको आप नोट करिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 बनेगा। तो जैसा कि देखिए क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है भूतल पर स्थित किसी बिंदु से एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ठीक है, और इस बिंदु से मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित मीनार की ओर 20 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से इसकी चोटी का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, ये मान लेते हैं मीनार की चोटी है, और मीनार की चोटी का उन्नयन कोण इस पॉइंट से, ये मान लेते हैं पॉइंट सी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। यहाँ से इसका जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री। ठीक है, अब इस पॉइंट से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मीनार की ओर, तो कुछ दूरी पर बढ़े, मान लेते हैं ये डी है। तो यहाँ पर जब इसका कोण नापा गया तो वो निकला 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक जब हम लोग आए तो वो आए कितना? 20 मीटर। तो आपको समझना है कि सी से डी तक कितना मीटर है? 20 मीटर है, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। उसके बाद लिखा हुआ है दूर पर स्थित 60 डिग्री होगी। मीनार की ऊंचाई कितनी? आपको ये वैल्यू निकालना है, ऊंचाई। ठीक है, चलिए तो देखिए इसका ऊंचाई हम लोग निकालते हैं। तो हम लोग को पता है कि ए बी निकालना है ना। तो हम लोग को करना क्या है? एक बार ट्राइंगल ए बी और डी में लेना है, जिसमें लिखेंगे हम लोग ए बी और बटे में क्या लिखेंगे? बी डी। अब बी डी तो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, बी डी तो दिया नहीं है ना। बराबर क्या हो जाएगा? tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री। ठीक है, और बी डी हम लोग को पता नहीं है। तो अब देखिए हम लोग को करना क्या है कि ए बी का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर tan 60 डिग्री का मान क्या होता है? तो tan 60 डिग्री का मान √3 होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा बी डी √3, ये निकल गया ए बी का वैल्यू। फिर इसके बाद हम लोग ट्राइंगल ए बी और डी में लेंगे, जिसमें लिखेंगे ए बी यानी लंब बटा आधार यानी बी सी बराबर क्या हो जाएगा? tan 30 डिग्री। ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ ए बी का वैल्यू हमको बैठा देना है। कितना निकला है? बी डी √3। तो ये हो जाएगा बी डी और √3 बराबर tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा √3, और बी सी का मान कितना दिया? 20। तो बी सी, बी और सी यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है? √3 है। तो पूरा √3 नहीं है, इस पूरा का मान हम लोग तोड़ के लिख सकते हैं 20 प्लस बी डी। तो ये यहाँ गुना में जाएगा, तो बी सी को लिखा जा सकता है, बी सी को लिखा जा सकता है बी डी प्लस डी सी। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग इसको गुना करेंगे। तो जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये √3 और √3 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कितना गो बी डी आ जाएगा? 3 गो, यानी 3 बी डी बराबर, यह बी डी छोड़ देना है क्योंकि बी डी का वैल्यू पता नहीं, लेकिन डी सी पता है। कितना है? 20। डी सी कितना है पता है? 20। और डी सी इधर आएगा, डी सी नहीं बी डी इधर आएगा, तो यहाँ 1 बी डी और यहाँ 3 बी डी, तो घटने पर हो जाएगा 2 बी डी बराबर कितना? 20। 2 से ये कट जाएगा कितना बार में? 10 बार में। यानी बी डी का वैल्यू कितना निकल गया? 10 मीटर। अगर बी डी 10 मीटर है तो बी डी के जगह में बी डी बैठा देंगे तो ए बी का मान निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी जो ऊंचाई है वो निकल जाएगा 10 √3 मीटर। ये हम लोग का क्या आ गया? आंसर आ गया। क्लियर है? तो आप देख पा रहे होंगे आंसर नंबर, जो आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 को बनाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है एक आयत के विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। आयत क्या होता है ना? जिसका एक लंबाई हो और एक चौड़ाई हो, हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आयत। ठीक है, देखिए आयत का जो होता है ना, प्रत्येक आमने सामने की भुजा बराबर भी होती है और समांतर भी होती है, और अंदर का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। इसका मान लेते हैं ये वाला एक विकर्ण है और ये भी एक विकर्ण होगा। ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी। ये क्या है? एक आयत है। अब इसमें जो विकर्ण है वो 8 सेंटीमीटर है, ये विकर्ण कहलाता है।
ठीक है। उसके बाद बोला इस आयत की भुजा तथा विकर्ण के बीच का कोण 30 डिग्री, ये वाला कितना डिग्री, 30 डिग्री। और आगे लिखा हुआ है कि इस आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। अब एक बात आपको समझना है कि एक आयत के विकर्ण की लंबाई तो दिया था और इस आयत की एक भुजा और विकर्ण के बीच का कोण भी दिया था, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। तो आयत का क्षेत्रफल तभी निकलेगा जब आपको लंबाई और चौड़ाई क्या हो, पता हो, ठीक है। तब एक बात बताइए, अगर ये 30 डिग्री है तो इधर वाला को हम लोग क्या मान सकते हैं, 1, और ये तो बचेगा 60 डिग्री, तो इधर वाला को हम लोग कितना मान सकते हैं, √3, और इसको कितना मान सकते हैं, तो इसको मान सकते हैं हम लोग 2। कर्ण के केस में 30 डिग्री 60 डिग्री के केस में रेशियो वैल्यू क्या होता है 1, √3, और ये बनता था 2, और 2 का ही वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 का वैल्यू दिया हुआ 8 सेंटीमीटर। तो 1 का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो आएगा 4, 1 का मतलब ये वाला कितना आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, √3 का निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 4√3 सेंटीमीटर। तो ये एक लंबाई है, ये चौड़ाई, ये लंबाई है √3 और ये क्या है, चौड़ाई है। तो क्षेत्रफल बोला है तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है L गुना B, यानी लंबाई आ गया 4√3, चौड़ाई आ गया 4, गुना करेंगे तो 16√3 सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया 16√3 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 है ना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16√3 वर्ग सेंटीमीटर। एरिया हमेशा किस में आता है, स्क्वायर में आता है, तो आपको स्क्वायर देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें लिखा हुआ है ना, एक मीनार के पास से क्रमशः ए और बी की दूरी पर एक रेखा स्थित दो बिंदुओं के मीनार की चोटी का उन्नयन कोण एक दूसरे का पूरक कोण है। ये क्या होता है, ये जैसे हो गया हम लोग का एंगल, ठीक है, ए बी, एक पॉइंट यहाँ मान लेते हैं हम लोग सी, और ये मान लिया डी। पूरक का मतलब क्या होता है, ये कोण अगर आप थीटा मानेंगे ना तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, ये वाला कोण, ठीक है, इसी को पूरक बोलते हैं। और बी से लेकर सी तक का डिस्टेंस ए है और बी से लेकर डी तक का डिस्टेंस बी है, ये ऐसा क्वेश्चन में मेंशन है। क्लियर है यहाँ तक। अब आपसे पूछा है ना इसमें कि मीनार की ऊंचाई क्या, देखिए जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ना, जब पूरक कोण वाला आएगा तो और मीनार का ऊंचाई पूछेगा तो हमेशा दोनों को गुना करना है और रूट लगा देना है, वर्गमूल निकाल देना है, इस तरह ये आंसर हो जाएगा। जब कभी भी पूरक कोण का वो बात करेगा, ये कैसा कोण है, पूरक कोण है, जब एंगल पूरक कोण दिया रहे तो ये वाला जो भी वैल्यू दिया रहेगा उसके बाद ये वाला जो भी वैल्यू रहेगा उसका क्या करना है, गुना करके वर्गमूल निकालना। मान लिया जाए आपको यहाँ पर वैल्यू दिया रहेगा कितना, 4 मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ कितना दिया रहेगा 4, और यहाँ वैल्यू कितना दिया रहेगा, मान लेते हैं 9, ठीक है। तो ये 4 है ये 9 है, तो दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल देंगे तो आंसर आ जाएगा। कब, जब पूरक कोण दिया रहे तब। आंसर मतलब ऊंचाई ए बी आ जाएगा, हाइट आ जाएगा। तो मान लेते हैं अगर ये ए की जगह में 4 होता, बी की जगह में 9 होता, दोनों को गुना करते, 4 9 36 और 36 का वर्गमूल कितना निकलता 6, तो आंसर 6 होता। लेकिन इस केस में ए बी का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो हम लोग आंसर छोड़ देंगे रूट अंडर ए बी में। बस इस तरह आपको इसको समझना है। हमेशा जब कभी भी पूरक कोण का बात करेगा हमेशा इसी तरह आपको बनाना है। एक क्वेश्चन हम आपको अपना मन से समझाते हैं। इधर देखिए, मान लिया जाए क्वेश्चन में दिया है ना कि एक ट्राइंगल है, ठीक है, और इसमें बोला है, मान लेते ये हाइट है ए बी इसका हाइट है, यहाँ से 2 एंगल दिया है, बोला दोनों आपस में पूरक है, तो ये मान लेते हैं सी और ये मान लेते हैं डी। इसमें से मान लेते हैं ये थीटा है, तो पूरक कोण बोलेगा तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। पूरक कोण क्या होता है, 2 कोणों का योग 90 डिग्री, तो एक थीटा रहेगा तो दूसरा को 90 से घटा के निकलेगा। और मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ये पूरा दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर, ठीक है। आपसे हाइट पूछेगा तो डायरेक्ट हाइट निकालने का फॉर्मूला होता है रूट अंडर, ये जो वैल्यू दिया है ना इतना और ये जो बड़ा वाला वैल्यू दिया है ये दोनों का गुना करिए, आंसर आ जाएगा 9 4 36 और 36 अंडर रूट में इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना आएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों आएगा, क्योंकि ये हाइट है ना, स्क्वायर में नहीं आएगा, तो आंसर आएगा 6 सेंटीमीटर। आप इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ ए बी दिया था, वहाँ पर कुछ नंबरिकल वैल्यू देगा। पूरक कोण के केस में हमेशा आपको ऐसे ही बनाना है, ये एक तरह से फॉर्मूला का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो देखिए आपका जो एग्जाम होगा ना उसमें तो पूछा जाता है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, पूछता ही है, तो आप इसको समझ गए होंगे अच्छे से। तो और बाकी जो हाइट एंड डिस्टेंस का बहुत सारा क्वेश्चन है, हम लोग 10 क्वेश्चन को सॉल्व किए ना, तो आप इतना क्वेश्चन को कर जाइए, आपको समझ में आ गया होगा, इतना काफ़ी है। बाकी इसके बाद और हाइट एंड डिस्टेंस से ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा ना, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छा सा एक लाएंगे चैप्टर उठा के मैथ का, और उसको हम लोग डिटेल्स में सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, और इसके पीछे वाला वीडियो तो आपने देख लिया होगा, अगर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाइए आराम से और वीडियो को देखिए, समझिए, क्योंकि इससे पहले त्रिकोणमिति हम सॉल्व किए थे, जितना क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है उस टाइप का, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।